trying to reach is not available. Please call back 19. जब मैं 23 साल का था तब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। मैं एक इलाके में एक पिज़्ज़ा शॉप में फुल टाइम जॉब कर रहा था। एक रात मैं और मेरा दोस्त टिम नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। हमारी पिज़्ज़ा शॉप एक छोटी सी शॉप थी जिसे बामुश्किल 3 या 4 टेबल होंगी। क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर डिलीवरीज कस्टमर्स तक पहुंचाने और टेक आउट सर्विस देने पर महदूद था, इसलिए बहुत ही कम ही ऐसा होता था कि कोई कस्टमर डाइन इन के लिए रुके। इस जॉब के साथ साथ मैं और टिम कॉलेज में पढ़ रहे थे। ये पिज़्ज़ा शॉप शहर से बाहर थोड़े वीरान इलाके में थी। पिज़्ज़ा शॉप में ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते थे। इस रात जब मैं और टिम नाइट शिफ्ट पर थे और इस रात क्योंकि बाहर तूफ़ानी बारिश हो रही थी, इसलिए ऑर्डर्स ना होने के बराबर थे। रात के 10 बजे टिम ने कहा कि हम लोग जल्दी से पिज़्ज़ा शॉप की सफाई कर लेते हैं। चूँकि बाहर मौसम ख़राब था, इसलिए आज टिम ने आम वक्त से 15 मिनट पहले ही शॉप की सफाई शुरू कर दी और मैं भी उसके साथ सफाई में मसरूफ़ हो गया। कितने में फ़ोन की घंटी बजी। कुछ 1-2 बार फ़ोन की घंटी बजने के बाद मैंने फ़ोन उठाया और पूछा कि सर बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हेलो। मैंने रिसीवर रखने से पहले 5 मिनट तक वेट किया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद ये कोई रॉन्ग नंबर होगा और रिसीवर रखकर दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। लेकिन सामने की खिड़की से मुझे रोशनी नज़र आई। जब मैंने गौर किया तो हमारी शॉप के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। मैं खिड़की से अच्छी तरह से तो नहीं देख सका क्योंकि खिड़की के बाहर बारिश पड़ रही थी, लेकिन उस गाड़ी के सामने के शीशे के अंदर मुझे एक लाइट नज़र आ रही थी जो यकीनन सेल फ़ोन की थी। इतने में फिर से फ़ोन की घंटी बजी। टिम जो कि फ़ोन के पास खड़ा था, उसने फ़ोन उठाया। मैं किसी की आवाज़ सुन पा रहा था जो फ़ोन से आ रही थी, और फिर मुख्तसर सी बातचीत के बाद टिम ने फ़ोन रख दिया और ठीक उसी वक्त जो सेल फ़ोन की रोशनी उस कार के शीशे से नज़र आ रही थी वो बंद हो गई और वो गाड़ी भी वहाँ से निकल गई। मैंने जो देखा वो टिम को बताया क्योंकि मुझे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। मेरे दोस्त टिम ने बताया कि कोई बूढ़ा शख्स था जिसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। मुझे अजीब लग रहा था कि कोई बाहर कार में आकर क्यों पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा, वो भी डिलीवरी के लिए। खैर, टिम पिज़्ज़ा बनाने लगा और मैं सफाई में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी ही देर में टिम ने पिज़्ज़ा पैक करके मुझे दिया। मैं वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए बारिश में भागता हुआ अपनी कार में बैठा। वो लोकेशन जहाँ मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करना था वो 11 मिनट की ड्राइव पर थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बताई हुई लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। रोड बिल्कुल सुनसान थी और मैं गूगल मैप के ज़रिए एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां बड़े बड़े कोठीनुमा घर थे। मैं गूगल मैप की लोकेशन के मुताबिक एक घर के पास जा पहुंचा। ये घर काफ़ी बड़ा था लेकिन काफ़ी पुराना भी लग रहा था। मैंने पिज़्ज़ा उठाया और घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। और फिर मैंने उस नंबर पर कॉल की, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा था। कि इतने में मुझे टिम की कॉल आई और उसने बताया कि उस कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। हमें अक्सर फेक ऑर्डर्स भी आते थे, लेकिन ये मामला कुछ अजीब था। और मैं दोबारा पिज़्ज़ा लिए गाड़ी में बैठा और वापस आ गया। टिम ने मुझे कहा कि हमें जल्दी से शॉप की सफाई करके घर निकलना चाहिए क्योंकि अब कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे। फिर हम दोनों ओवन्स और काउंटर की सफाई करने में लग गए। कितने में एक ज़ोर से आवाज़ आई और साथ ही किसी गाड़ी की तेज़ी से निकलने की भी आवाज़ आई। हम फ़ौरन भागते हुए बाहर निकले। पहले तो हमें कुछ नज़र ना आया, लेकिन फिर टिम ने नोट किया कि शॉप की खिड़की पे क्रैक पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने कोई चीज़ मारी हो खिड़की पर। जब मैंने खिड़की से थोड़ा नीचे देखा तो एक पत्थर पड़ा हुआ था। हम लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई आसपास नज़र ना आया। मैंने टिम से कहा कि क्यों ना पुलिस को कॉल की जाए, लेकिन टिम ने इस बात से मना कर दिया क्योंकि जो खिड़की में क्रैक था वो इतना वाक़या नहीं था और पुलिस को यहाँ बुलाने का मतलब 1 घंटा यहाँ पर रुकना था। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि सुबह मैनेजर को ये तमाम वाक़या बताएंगे।
ہم نے جلدی سے پیزا شاپ کو بند کیا اور اپنی گاڑیوں میں گھروں کو نکل پڑے۔ گھر جاتے وقت میں تمام واقعے کے بارے میں سوچتا رہا اور مجھے کافی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے بیڈ پہ لیٹنے کا سوچا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی، لیکن ساتھ ہی مجھے تھوڑی بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں کچن کی طرف چل پڑا اور کچھ کھانے کو ڈھونڈنے لگا کہ اتنے میں مجھے اپنے گھر کے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی کا تھوڑا سا پردہ ہٹا کر باہر کو جھانکا تو یہ منظر دیکھ کر میرے اندر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی گاڑی تھی جو پیزا شاپ کے باہر کھڑی تھی۔ میں ایک جگہ پہ جیسے جم سا گیا تھا۔ میں نے تھوڑا اپنے حواس پہ قابو پا کر ٹم کو کال کی اور بتایا کہ وہ کسٹمر میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے گھر تک آ پہنچا ہے، جس پر ٹم نے حیرانی سے کہا، کیا واقعی؟ تم جلدی سے پولیس کو کال کرو۔ میں بہت بری طرح سے گھبرا چکا تھا۔ میں کھڑکی کے پیچھے ہٹا اور میں نے فوراً 911 پر کال کی اور ایک پولیس لیڈی نے مجھے کال پہ کہا کہ ہم نے پولیس کو آپ کی لوکیشن کی طرف بھیج دیا ہے، آپ اتنی دیر تک گھر سے باہر نہ نکلیں اور اندر کہیں چھپ جائیں۔ میں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے اور فون کو رکھ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا کہ اتنے میں مجھے گاڑی کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ گاڑی سے ایک شخص اترا جس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ شخص چلتا ہوا میرے گھر کے دروازے تک آ پہنچا۔ میں نے کھڑکی کے پردے کو بند کیا اور دروازے کی طرف لپکا۔ اچانک کی اس خاموشی نے بارش کے شور میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ میں کچھ دیر چپ چاپ دروازے کے پاس کھڑا رہا، لیکن کوئی حرکت یا آواز نہیں آئی۔ مجھے لگا کہ وہ شخص شاید جا چکا ہے، اور پھر میں دھیرے دھیرے کھڑکی کی طرف بڑھا اور پردے کو آہستہ آہستہ پیچھے کیا۔ مجھے اس شخص کی آنکھیں نظر آئیں جو مجھے گھور رہی تھیں۔ اس شخص نے زور سے کھڑکی کو کھڑکایا۔ میں بری طرح سے ڈر گیا اور کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن جتنی جلدی یہ سب شروع ہوا اتنی ہی جلدی یہ سب ختم بھی ہو گیا۔ میں سکتے کی حالت میں کھڑا رہا اور اب مجھے صرف بارش کی بوندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ شخص کب اور کیسے وہاں سے چلا گیا، اور نہ ہی مجھے کوئی آواز سنائی دی۔ جب پولیس آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی گاڑی وہاں موجود تھی۔ پولیس کو میں نے اپنی نائٹ شفٹ کے بارے میں اور اس تمام واقعے کے بارے میں جب بتایا تو انہیں میرے پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بھی کچھ عجیب لگ رہا تھا کیونکہ اس شخص کی اس حرکت کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس واقعے کی وجہ سے میں کافی عرصہ ڈسٹرب رہا، اور آج بھی جب کوئی طوفانی رات ہو تو میرے جسم میں ڈر کی لہر دوڑ جاتی ہے۔